हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो विज़न की मैगज़ीन है अप्रैल की कवर कर रहे थे। आज इसका लास्ट लेक्चर है, छोटा-सा बच गया था, 2-4 टॉपिक हैं जो बच गए थे, वो आज हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। और मंडे से आप लोग की अब नई मैगज़ीन स्टार्ट हो गई, यानी कि हम लोग अप्रैल के बाद में मई की कवर करेंगे, ठीक है? और जो भी अब मैगज़ीन आएँगी, वो 3 दिनों के अंदर कवर करा दी जाएँगी। कोशिश करेंगे 3 दिनों के अंदर कवर कराने की। तो हम लोग 1 महीने के अंदर सारी की सारी मैगज़ीन कवर कर लेंगे, ओके? तो जल्द ही सारी मैगज़ीन कवर हो जाएँगी। अभी देखिए इसमें हम लोगों ने कितने 7 लेक्चर लगभग में ले लिए हैं, लेकिन आगे से क्या होगा, दुगनी-दुगनी क्लासेस होंगी मंडे से, तो आप लोग की जल्दी ही कवर हो जाएँगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अप्रैल 2025 जो विज़न की मंथली मैगज़ीन है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम क्लासेस हम लोग कराई जा रही हैं और अभी अपना बैच भी चल रहा है, तो अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लब आईएस ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर 5th फाउंडेशन बैच चल रहा है, जहाँ पर मैं आपको आईआर पढ़ा रहा हूँ। एकदम जीरो टू हीरो वाली क्लासेस हो रही हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 1499 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको, ओके? और 3 साल तक की वैलिडिटी रहेगी। सिर्फ 1500 रुपए में फुल जीएस प्री और मेंस का कवर कराया जा रहा है, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये सारे सेक्शन हैं जो कि हम कवर कर चुके हैं। आप लोग अगर देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने विज्ञान प्रौद्योगिकी कल हमने कवर कर लिया था। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर और जो नीति शास्त्र है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो कल्चर वाला पार्ट है, इसको हम लोग देखेंगे, ओके? देखिए आज का जो लेक्चर है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। तो प्री रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोग लाइव की तरह चल रही होगी, तो मैसेज अगर आप लोग के नहीं पढ़ पा रहे होंगे, तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि सर आज रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐप तो जो ये क्लास है, वो तो लाइव ही चल रही है, लेकिन आप लोग देखेंगे वैसे ये नहीं है, ओके? थोड़ा-सा काम है, तो इस वजह से ऐसा किया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहला ये टॉपिक आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि भगवद गीता और नाट्य शास्त्र की जो पांडुलिपियाँ हैं ना, इसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। जो यूनेस्को है ना, यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द जो वर्ल्ड रजिस्टर है ना, उसके अंदर इन दोनों को ऐड कर लिया है। यानी कि जो भगवत गीता है और साथ में नाट्य शास्त्र है। तो इस वजह से थोड़ा-सा न्यूज़ में आ गया, हम लोग देख लेते हैं। मॉक टेस्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देखा था, वहाँ पर भी हम लोग को पढ़ाए थे। देखिए न्यूज़ में क्यों आया है, तो न्यूज़ में इसलिए आ गया है, जो भगवत गीता की बात करें या नाट्य शास्त्र की बात करें, क्योंकि जो यूनेस्को है ना, तो यूनेस्को ने इन दोनों को ऐड किया है अभी, मेमोरी ऑफ द जो वर्ल्ड रजिस्टर है, उसके अंदर ऐड किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेमोरी ऑफ द जो बर्ड प्रोग्राम है, ये है क्या चीज़ है, जिसको हम लोग एमओडब्ल्यू के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी, ताकि जो डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज होते हैं, यानी कि एक तरह से दस्तावेज होते हैं, जो हेरिटेज वाले होते हैं, विरासती दस्तावेज होते हैं, उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनको संरक्षण दिया जा सके। उनको संरक्षण देने के लिए एक सुविधा स्टार्ट की गई, जिसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट की गई, ओके? तो संरक्षण की एक सुविधा है, वो प्रदान की जाती है। यहाँ पर सभी के लिए सुलभ उपलब्ध कराया जाएगा, जो भी इसमें रख दिए जाते हैं, तो सभी के लिए सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे भगवत गीता, नाट्य शास्त्र इसमें रख दिया गया है, तो ये सभी के लिए सुलभ उपलब्ध होगा कि कोई भी इसे जाकर के एक्सेस कर सकता है, इसके बारे में जान सकता है, पढ़ सकता है। साथ में जन जागरूकता को भी एक तरह से बढ़ाया जाता है, तो बहुत सारे इसके प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि देखिए इसमें वर्तमान स्थिति की बात करें, तो मेमोरी ऑफ द बर्ड जो अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्रार है, इसमें 570 के करीब में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी रखे गए हैं। भारत के भी लगभग में 12 के करीब में रखे गए हैं, जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें 2025 में, अभी यहाँ पर 74 नए दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऐड किए गए हैं, जिसमें भारत के भी 2 ऐड किए गए। तो इस वजह से थोड़ा-सा न्यूज़ में आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनेस्को के 100 से अधिक देशों में 100 से अधिक देशों में 4 क्षेत्रीय रजिस्ट्रार और राष्ट्रीय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड जो समितियां हैं, उन्हें स्थापित करने में भी यूनेस्को ने मदद की है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भगवत गीता। इस बार देखिए भगवत गीता है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवत गीता की बात करें, वैसे तो सभी लोग भगवत गीता के बारे में जानते ही हैं। भगवत गीता जो है, वो महर्षि वेद व्यास ने इसकी रचना की थी
और इसमें लगभग में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारा महाकाव्य है, महाकाव्य यानी कि जो महाभारत है, उसी महाभारत के एक खंड जो है उसको लिया गया है, जिसमें अध्याय यानी कि चैप्टर 23 से लेकर के 40 के बीच में जो पार्ट देखने को मिलेगा, उसी को भगवत गीता के रूप में जाना जाता है। मतलब आप लोग देखेंगे उसी को निकाल करके एक तरह से बनाया गया है महाभारत के, जिसको हम लोग भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं। भीष्म पर्व के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए जो भगवत गीता है, इसमें अर्जुन है और जो कृष्ण है, इनके बीच में जो संवाद होता है, उसके बारे में सविस्तार में जानकारी दी गई है, तो वो देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भगवान श्री श्री कृष्ण हैं और अर्जुन हैं, उनके बीच में जो संवाद होता है, उसी संवाद को इसमें संकलित किया गया है कि किस तरह से कृष्ण जी हैं, वो अर्जुन को समझाते हैं। क्योंकि युद्ध के समय उनका युद्ध से पहले क्या होता है, वो थोड़े से भटके हुए होते हैं, इधर-उधर माया मोह में थोड़े लगे हुए होते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं नहीं, अब आपको फोकस होना पड़ेगा भाई, फोकस होना पड़ेगा। एक तरह से जो भगवान कृष्ण हैं वो कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि निष्काम कर्म करो। मतलब निष्काम कर्म कर्म की बात की जाती है कि भाई देखो, फल-वल की चिंता ना करो, जो आपका कर्तव्य है, जो आपका कर्म है, वो आप करते रहिएगा। फल उसका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले कर्तव्य तो करो। जैसे आप लोग पहले ही सोचने लगते हैं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पहले आपका कर्तव्य है कि आपको अपना सिलेबस को प्रिपेयर करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। अगर ये जो जो आपका कर्तव्य है, जो आपका रूटीन है, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ही आएगा। पहले ही सोचने लगते हैं यार नहीं हुआ तो क्या होगा? पेपर नहीं निकला, पीटी नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, इंटरव्यू नहीं निकला तो क्या होगा? अरे तो पहले कम से कम अपने कर्तव्य तो करिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो अर्जुन से कहते हैं कि निष्काम कर्म करो। भाई देखो, बिना अपने कर्तव्य का पालन यहाँ पर बोले हैं कि जो फल-वल है उसकी चिंता मत करो। चाहे वह फल अच्छा हो या बुरा हो, उसकी भी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। देखिए, गीता में जीवन पथ के 3 मार्गों को बताया गया है। कौन-कौन से 3 मार्ग हैं, ये महत्वपूर्ण है। एक तो देखिए कर्म मार्ग बताया गया है, मतलब कर्म करो, एक कर्म का मार्ग है। दूसरा ज्ञान का मार्ग है। तीसरा जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। यानी कि इसमें 3 मार्गों के बारे में बताया गया है। ओके? तो ये भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो आप लोग अगर देखना चाहें देख लीजिए, इतना डीप में नहीं आएगा। इसी तरह से नाट्य शास्त्र की बात करें, अगर हम नाट्य शास्त्र की बात करें, तो नाट्य शास्त्र है, इसकी जो रचना है भरत मुनि ने की थी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, उसके आसपास में इसको संहिताबद्ध किया गया था। ओके? अगर हम बात करें जो नाट्य शास्त्र है, इसको नाट्य वेद का सार भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो एक तरह से परफॉर्मिंग आर्ट है उसके बारे में बताया गया है। इस परफॉर्मिंग आर्ट का वर्णन किया गया है और भी चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें लगभग में 36,000 श्लोक देखने को मिलेंगे। इसे गंधर्व वेद भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें काम रस और निरत रत बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि नाट्य के बारे में अब जो अभिनय होता है, रस होता है, भाव होता है, संगीत होता है, इन सभी के बारे में बताया गया है। इन सभी को परिभाषित किया गया है और इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। और इसको 5वाँ वेद भी बोला जाता है। जैसे हमारे जो 4 वेद हैं, उसके अलावा 5वाँ वेद इसको माना जाता है नाट्यशास्त्र को। जैसे हम देख सकते हैं कि ऋग्वेद है एक, सामवेद है, यजुर्वेद है और यहाँ पर जो अथर्ववेद है। तो 4 वेद तो ये हो गए। 5वाँ वेद वेद जो है वो नाट्यशास्त्र को 5वाँ वेद माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि ये जो चारों वेद है ना, इन्हीं चारों वेदों का जो सार है, वो क्या है? नाट्यशास्त्र है। एक तरह से नाट्यशास्त्र को माना जाता है और इसे 5वाँ वेद भी माना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, कला की उत्पत्ति और पृथ्वी पर इसके आगमन का जो पौराणिक विवरण है, वो भी इसमें किया गया है। देखिए, इसमें वाद्य भारत में जो वाद्य यंत्र होते हैं, यानी कि जो बजाने वाले यंत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनका वर्गीकरण किया गया है। तो वर्गीकरण करने वाला पहला ऐसा ग्रंथ है। मतलब नाट्य शास्त्र के अंदर अंदर ही पहली बार यहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया गया था, यानी कि वर्णन किया गया था। इसके अलावा देखिए, अगर हम लोग बात करें, भारत के अन्य भी तो प्रविष्टियाँ हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इस रजिस्टर के अंतर्गत रखा गया है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 1997 से लेकर के 2023 तक यहाँ पर पहले ही यहाँ पर कुछ रखी गई थी। तो आप लोग इन्हें देखना चाहें, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा,
इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में आप लोगों से पूछ सकता है। ओके, तो आपको देखिए स्टार्टिंग की याद रखनी है, और फिर जो नवीन है वो आपको थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। वैसे ज्यादा है ही नहीं, लगभग 12 के करीब टोटल है, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपको मतलब याद हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऋग्वेद है उसको भी शामिल किया गया है, अगर हम वेदों में बात करें, और बहुत सारी पांडुलिपियां हैं इसमें संरक्षित की गई। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि, देखिए अभी ये मेहरगढ़, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर हड़प्पा है, इधर क्या है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो है, धौलावीरा है, यहाँ पर जो सुरकोटदा है, जो लोथल है, रंगपुर है। ये देखिए इस तरह से बहुत सारी लोकेशन है, ये तो कुछ लोकेशन इसमें बताई गई हैं जो हड़प्पा कालीन लोकेशन है। ओके, स्थान है, इसी में देखिए मेहरगढ़ है, इसी मेहरगढ़ में अभी कार्बन डेटिंग एक तरह से जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो की गई थी। इसी रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से यहाँ पर जो डेट है उसको निकालने की कोशिश की गई। तो देखिए नई जो स्टडी हुई है, मतलब रेडियो कार्बन स्टडी हुई है, रेडियो कार्बन स्टडी के माध्यम से हम लोग समय अवधि निकालते हैं, मतलब किसी किसी का हमें टाइम पीरियड पता करना हो तो हम उसमें रेडियो कार्बन, मतलब रेडियो कार्बन बहुत प्रकार के, जैसे कि हम रेडिएशन के माध्यम से, या फिर आप देखेंगे कि रेडियो कार्बन स्टडी का उपयोग करके हम पता कर लेते हैं कि ये लगभग में कितना पुराना है। इसमें मेहरगढ़ की जो कृषि बस्तियां हैं, कॉलोनी है, उनकी जो समय अवधि है पहले 8000 ईस्वी पूर्व मानी जाती थी, उसकी जगह पर अब इसे 5200 ईस्वी पूर्व है वो लगभग में माना गया है। ओके, मतलब अब ये नई स्टडी के तहत क्या है, पहले जो मानी जा रही थी कि मेहरगढ़ के अंदर जो कृषि बस्तियां थी, मतलब एग्रीकल्चर वाली कॉलोनियां थी, एक तरह से बस्तियां थी, उनकी समय अवधि पहले 8000 ईस्वी पूर्व माना जाता था, लेकिन अब माना जाता है कि वो लगभग में 5200 ईस्वी पूर्व की बताई जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा, ये है कहाँ पर, ये पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, आप लोग देख सकते हैं। और साथ में देखिए दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी नव पाषाणकालीन कृषि बस्ती के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो की गई है, ये किससे की गई है, तो जली हुई जो लकड़ी है, कोयला है, उसी कोयले की हमने क्या की है, एक तरह से कार्बन डेटिंग की है, जिसके माध्यम से हमने ये डेट निकालने की कोशिश की है, तिथि निकालने की कोशिश की है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी के बजाय, यहाँ पर नए शोध टीम ने जली हुई लकड़ी के बजाय दांतों के जो इनेमल में मौजूद कार्बन से तिथि निर्धारण की। इससे किसी व्यक्ति की मृत्यु का वास्तविक वर्ष का पता चल जाता है, और इस अवधि के आसपास के पर्यावरण से जो प्रभावित होने की जो संभावना भी नहीं होती है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, देखिए जो प्रारंभ में जो शोध किया गया था उसमें जली हुई लकड़ी यानी कि कोयला का उपयोग किया गया था। जो नई स्टडी की गई है तो उसमें लकड़ी की जगह पर यहाँ पर जो जो दांत होता है ना, उसका इनेमल जो है वो यूज किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, जिस वजह से, क्योंकि देखिए जो कोयला होता है ना, वो आसपास के वातावरण से प्रभावित हो जाता है, तो उसमें थोड़ी त्रुटियां आ जाती हैं, तो इस वजह से इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम कृषि की बात करें, तो देखिए इसमें बताया गया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहां पर कृषि का विकास कैसे हुआ। कृषि का विकास कैसे हुआ, तो इसमें माना गया जैसे प्रारंभिक समय में जो लोग थे वो शिकारी और संग्राहक थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, शिकार करते थे, आकेट पर जीवन है वो यापन करते थे। लेकिन हल्के हल्के क्या हुआ, मौसम में परिवर्तन हुआ, तो मौसम में परिवर्तन के साथ धीरे धीरे वो क्या हो गए, स्थायी खेती है वो करने लगे। तो स्थायी कृषि पर आधारित जीवन शैली शैली में वो हल्के हल्के बदल गए। अब आप देखेंगे हल्के हल्के जब वो बदल गए, तो आप देखेंगे कि जो पौधे थे, जंगली जानवर थे, उनको हल्के-हल्के उन्होंने पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया, फसलों को उगाना स्टार्ट कर दिया, और फसलों को उगाने लगे वो, तो इनका उपयोग करने लगे। तो एक तरह से उनकी जीवन पद्धति में यहाँ पर बदलाव आया। इसके उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, इसके ठोस प्रमाण या साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जब हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इस क्रम में हमें जो अन्नागार यानी कि भंडार गृह भी मिलते हैं जिसमें अनाजों को रखा जाता था। तो अनाजों को रखा जाता था, कहीं न कहीं इतनी बड़ी मात्रा में अनाज आया कहाँ से? यानी कि उसका उत्पादन किया जा रहा होगा, तभी तो स्टोर करने के लिए बड़े-बड़े अन्नागारों का निर्माण किया गया। मिट्टी के बर्तन भी देखने को मिलते हैं, साथ में टेराकोटा की मूर्तियाँ हो गई, सजावटी स्थलाकृतियाँ हो गई, ये भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है? अगर देखिए हम बात करें कि विभिन्न प्रकार की फसलें हैं जो उगाई जाती थी उस समय में, तो गेहूँ और जौ
ये मुख्य रूप से रबी फसलें जो थी, गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा खरीफ फसलों के रूप में यहाँ पर सरसों, तिल, कपास, जो खजूर हो गया, जो दलहनी हो गया, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो उगाई जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से गेहूं के भी साक्ष्य मिलते हैं, जौ के साक्ष्य हैं वो जो सुर्तगही है वहां से देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोग के लिए, जैसे सुर्तगही से जौ के साक्ष्य मिलते हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से यहाँ पर हमें गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं वो ज्यादा जगह से हमें नहीं मिले हैं, मतलब व्यापक रूप से हमें चावल के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि गुजरात में जो लोथल और रंगपुर है वहां से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, और साथ में रंगपुर में चावल की भूसी भी मिली है। तो चावल की जब भूसी मिली है तो वहां पर चावल का उपयोग किया जाता होगा, तभी तो उसकी भूसी मिली है। तो रंगपुर में चावल की भूसी मिली है, और कुछ साक्ष्य हैं जो हमें लोथल से भी मिले हैं, जो कि गुजरात वाले रीजन में पड़ता है। इसके अलावा कुछ दालों का भी उत्पादन किया जाता था। और साथ में जो कुछ आप देखेंगे कि जो ये दालें थी, और जैसे कि सरसों वरसों और भी बहुत सारी चीजें हैं, इनका उत्पादन किया जाता था। विभिन्न प्रकार की सरसों, जैसे भूरी सरसों हो गई, पीली सरसों हो गई, इसका उत्पादन किया जाता था। और यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार के बीजों का भी उत्पादन किया जाता था, जिसका उपयोग तेल के लिए, औषधि के लिए, और पक्षियों को दाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता होगा। कपास का भी उत्पादन किया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, मोहन जोदड़ो से हमको जो कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है, एक कपड़े का जो टुकड़ा मिला है, इससे हमें पता चलता है कि जो टुकड़ा था, यानी कि कपास का उत्पादन किया जाता होगा, तभी वहां पर हमें कपड़ा का अवशेष मिला है। और साथ में जो कपड़े का अवशेष मिला है, यानी कि वहाँ के लोग थे, वो कढ़ाई बुनाई जानते थे, कहीं न कहीं कढ़ाई बुनाई जानते थे, कपड़ा का निर्माण है वो जानते थे। साथ में ये लाल रंग का कपड़ा था, तो उन्हें रंगों का भी ज्ञान था। साथ में वो विभिन्न पैमाने को माप करके अन्य प्रकार के रंगों का भी निर्माण कर सकते थे। तो विभिन्न प्रकार की चीजें यहाँ से पता चली हैं। तो ये चीजें आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। देखिए, जैसे जैसे अंगूर के बीज हो गए, इसके अलावा जैसे पीपल उपल, जो पीपल का यहाँ पर अखरोट और पीपल का जो फल हुलास से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इस तरह की जो चीजें हैं वो भी, जैसे बेर जो है वो मेहरगढ़ से यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। इतना ज्यादा देखिए दोस्तों एकदम डिटेल में नहीं जाना सभी चीजों के। जैसे कि यूपीएससी जैसे हल उल के बारे में पूछा है, कुछ जो वो मुख्य मुख्य चीजें हैं उनके बारे में पूछा। अब हर एक चीज को आप रटने बैठ गए तब तो आप बुढ़ा जाएंगे, लेकिन पेपर नहीं निकलेगा। जैसे आप देखेंगे, जैसे हल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मूर्ति के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, जो डांसिंग गर्ल के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य की मूर्ति है। इसके अलावा जो एक योगी की मूर्ति मिली है, मतलब वो आसन में बैठे हुए हैं, तो उनकी मूर्ति मिली है, उसके बारे में पूछा जाता है। हल के बारे में पूछा गया, ऐसे अन्नागार के बारे में, और साथ में स्नानागार के बारे में। इस तरह की जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं यूपीएससी वो पूछता है। अब हर चीज आप रटने बैठ गए तो आप सारा समय निकल जाएगा, और चीजों को आप नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये जो हड़प्पावासी थे, ये हल की तकनीक को जानते थे। यहाँ पर लकड़ी का वो समानता हल उपयोग करते थे। एक टेराकोटा के हल का मॉडल भी मिला है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का हैंडल नहीं था। जैसे आजकल आप हल देखेंगे जो वर्तमान में है, जो लोहे और लकड़ी के मिश्रण से बनाए जाते हैं, उनमें एक एक ऐसे हैंडल होता है, उस हैंडल को पकड़ के फिर आगे से बैल में या किसी चीज में लगा करके इसको जोता जाता था। लेकिन ये आप देखेंगे, इसमें इस तरह का हल दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी प्रकार का इसमें हैंडल नहीं है जिसको पकड़ा जा सके, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी चीजें ध्यान रखना है। साथ में देखिए, यहाँ पर जो हड़प्पावासी थे, वो गाड़ियों का भी निर्माण करते थे। हमें बैलगाड़ी का चित्र, वो बैलगाड़ी की एक एक टेराकोटा की मूर्ति है, वो हमें इस तरह से मिली है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो बैलगाड़ी होती थी उसमें पहिए क्या हैं, गोल हैं, यानी कि ये गोल पहियों का भी यूज करते थे। ये भी हमें पता चलता है। साथ में देखिए, ये जो बैल है उसका उपयोग करते होंगे, या फिर बैल-वूल का उपयोग करके ये जो बैलगाड़ी है उसको चलाते होंगे, ठीक है। साथ में आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रिड पैटर्न पर, कालीबंगा के अंदर यहाँ पर ग्रिड पैटर्न पर खेत के जुते हुए हमको साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि हल से उनको जोता गया होगा, ये हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है, तो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आपको पता होगा। और देखिए, जो हड़प्पा और चंदहुदड़ो है, यहाँ से जो बैलगाड़ी के कई कांस्य मॉडल हैं वो मिले हैं। तो ये कांस्य के मॉडल हैं, ये मिले हैं। तो ये चीज आप देख सकते हैं, ये कांस्य की ही है या टेराकोटा की होगी, किसी किसी की होगी, मतलब मिट्टी की बनी हुई होगी या फिर कांच की बनी हुई होगी। तो आप लोग ये देख सकते हैं। ओके। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक चक्की, जैसे सिलबट्टा नहीं होता है, उस तरह की हमें यहाँ पर जो अबतल चक्की है मिली है। माना जाता है कि इस अबतल चक्की में
उस समय जो अनाज होगा वो पीसा जाता होगा, और चटनी-वटनी है या फिर अनाज है उसको पीसने के लिए, कूटने के लिए इसका उपयोग करते होंगे। तो अब्तल चक्की चक्की है उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें हड़प्पा से मिली हैं। एक और यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ में है, देखिए बायोकॉम सत्याग्रह है, ये पीवाईक्यू में आप लोग देखेंगे, पीवाईक्यू में ये पूछा गया है। अगर बायोकॉम सत्याग्रह की बात करें तो बायोकॉम सत्याग्रह इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसे वापस लिया गया, तो वापस लेने की इसकी मतलब 100वीं वर्षगांठ है वो मनाई गई है। इसे वापस लिया गया था 30 नवंबर 1925 को इसे वापस लिया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि आखिर ये है क्या, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप देखेंगे दक्षिण भारत में केरल के अंदर ये जो अ, बाइकोम सत्याग्रह है वो स्टार्ट होता है। बाइकोम सत्याग्रह स्टार्ट क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो मंदिर परिसर होता है, तो मंदिर परिसर के चारों तरफ जो सड़क जाती है, उसमें जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होती है, यानी कि चलने की अनुमति नहीं होती है। तो इसी का विरोध किया जाता है, एक तरह से विरोध किया जाता है कि सभी के साथ समानता जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब जो छुआ-छूत है, अस्पृश्यता है, उसका अंत होना चाहिए। तो उसके लिए बाइकोम सत्याग्रह है वो स्टार्ट किया जाता है। तो आप देखेंगे बाइकोम सत्याग्रह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। अस्पृश्यता के खिलाफ यानी कि जो छुआ-छूत है, उसके खिलाफ एक मील का पत्थर है वो साबित हुआ है। गांधी जी हैं वो त्रावणकोर के तत्कालीन जो कमिश्नर थे उनके साथ में बातचीत करके इस सत्याग्रह को फिर बाद में वापस लेने के लिए कहते हैं, फिर ये वापस ले लिया जाता है। देखिए ये जो हम सत्याग्रह की बात करें, मतलब बाइकोम सत्याग्रह की बात करें, तो ये केरल में स्टार्ट हुआ था, केरल के त्रावणकोर में जो हिंदू मतलब जातिगत भेदभाव था उसके खिलाफ हुआ था, और एक अहिंसक नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन था। मतलब अहिंसक था, इसमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई थी, बल्कि जो आंदोलनकारी थे उनके साथ में मारपीट की गई, साथ में उनको प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी प्रकार की हिंसा हिंसा का उपयोग नहीं किया। तो आप देखेंगे ये पूर्ण रूप से आप देखेंगे एक तरह से अहिंसक आंदोलन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक मंदिर था, शिव मंदिर था। इस शिव मंदिर में जो आभरणों को, मतलब आप देखेंगे जो निम्न जाति के लोग होते हैं, उनको सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करने से रोका गया था, मतलब एक तरह से निषेध किया गया था। इसी वजह से यहाँ पर फिर बाद में यहाँ पर जो लोग थे, तो वो हल्के-हल्के यहाँ पर स्टार्ट किए थे बाइकोम सत्याग्रह। यहाँ पर 3-3 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। 3 लोग जाते थे, वो पुलिस वाले पकड़ लेते थे। 3 और चले जाते थे, उनको भी पकड़ लेते थे। 3 और चले जाते थे, तब तक वो जाते रहे जब तक पुलिस वालों ने गिरफ्तारियाँ बंद नहीं कर दी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और जो सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की जाती है कि जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए एक स्थान भी चाहिए। तो यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की जाती है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसमें प्रमुख लोग हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। लेकिन देखिए इसमें जैसे केपी केशव मेनन हैं, के केलप्पन हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। साथ में इधर आप लोग देख सकते हैं कि इधर मैंने इसको हाइलाइट नहीं किया है, आप लोग कर लीजिएगा, गलती से भूल गया मैं। आप लोग देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अ, इनको पेरियार भी बोला जाता है। ये रामासामी नायकर जो हैं, और साथ में ये इनके लिए बाई को बीरार का बीरार का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी बाईकॉम में, सत्याग्रह में, इसीलिए इन्हें बाईकॉम बीरार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनके नाम याद रख लेने, बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें जब सत्याग्रह चल रहा था तो इसकी कौन कौन सी चुनौतियां थी वो हम लोग देख लेते हैं। अगर हम जैसे चुनौतियों की बात करें तो यहाँ पर जो चुनौतियाँ, पहली तो चुनौती थी कि रूढ़िवादी प्रतिरोध था। जैसे उच्च जाति के हिंदू जो थे, वो हिंदू मंदिर जो जो उच्च जाति के हिंदुओं और साथ में जो मंदिर के प्राधिकारी थे, मतलब जो वहाँ के ब्राह्मण जो पंडित थे, उनके खिलाफ यहाँ पर जो सत्याग्रहियों, मतलब इन लोगों ने क्या किया था, जो सत्याग्रही थे, आंदोलनकारी लोग थे, उनके ऊपर हमला कराया था, मारपीट करी थी, उनकी आँखों में ज्वलनशील चीज़ें डाल दी थी। आप देखेंगे वित्त पोषण और मनोबल संबंधी चुनौतियां भी थी। जैसे आप देखेंगे लोगों की तेजी से गिरफ्तारियां की जा रही थी। अ, आंदोलन को चलाने के लिए धन नहीं था, क्योंकि अब भाई आंदोलनकारी हैं, वो खाएंगे पिएंगे, पोस्टर वोस्टर छपवाएंगे, गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तार से बाहर लाने के लिए मुकदमा मुकदमा लड़ने के लिए पैसे, यानी कि वित्त उत की कमी थी। साथ में आंतरिक मतभेद भी था। गांधी जी और जो नारायण गुरु थे, इनके बीच में मतभेद भी था कि आंदोलन के जो तरीके हैं उसको लेकर के यहाँ पर
एक तरह से मतभेद था। साथ में बाढ़ भी उसी समय आ गई थी। जब बाढ़ आ गई थी, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई थी कि जो सत्याग्रही थे, वो शांत होकर के खड़े रहे। कमर से ऊपर का पानी भर गया था, लेकिन कोई सत्याग्रही वहाँ पर नहीं हटा था। लेकिन जो पुलिसकर्मी थे, अन्य लोग थे, वो लोग वो लोग अपनी नौकाओं से बैठ करके वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन जो सत्याग्रही थे, वो पानी के अंदर कमर के इतनी अंदर खड़े होकर के, पानी के अंदर खड़े होकर के उन्होंने विरोध किया एक तरह से। तो आप देखेंगे ये कुछ चुनौतियाँ थी। लेकिन जो बाईकोम सत्याग्रह है, इसका भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्व रखता है। क्यों महत्व रखता है? नंबर 1 आप लोग देखेंगे कि देखिए इससे आंशिक सफलता है वो मिली थी, क्योंकि आप देखेंगे एक तो जो मंदिर की जो जैसे शिव मंदिर था, इसके 4 तरफ सड़कें थीं, तो इनमें 4 सड़कों में से 3 सड़कों 3 सड़कों का उपयोग है वो सभी के लिए खोल दिया गया, यानी कि सभी उसका उपयोग कर सकते थे। लेकिन एक सड़क जो थी वो अभी भी ब्राह्मणों के लिए रिज़र्व रखी गई थी, मतलब आरक्षित रखी गई थी, सिर्फ़ उसमें ब्राह्मण ही जा सकते थे। तो आप लोग देखेंगे आंशिक सफलता मिली थी। मंदिर की चौथी सड़क है वो केवल ब्राह्मणों के लिए आरक्षित रखी गई थी। अन्य 3 सड़कों को सभी के लिए खोल दिया गया था। ओके? साथ में आप देखेंगे दीर्घकालिक प्रभाव की बात करेंगे तो त्रावणकोर में एक अधिनियम आया था बाद में 1936 में एक अधिनियम आया था, मंदिर प्रवेश अधिनियम। इसने मंदिर प्रवेश अधिनियम का कहीं न कहीं मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि कहीं न कहीं बाईकोम सत्याग्रह से ही ये प्रभावित देखने को मिलेगा। ओके? मतलब उससे ही मोटिवेटेड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय महत्व की, तो राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि देखिए जब बाईकोम सत्याग्रह हुआ, तो पूरे देश का ध्यान है बाईकोम सत्याग्रह ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, तो लोग भी जागरूक हुए। साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने भी कहा कि जो अस्पृश्यता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो लोग हैं, वो भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। अन्य जगह पर जहाँ पर मंदिरों के आसपास लोगों को चलने की अनुमति नहीं थी, निम्न वर्ग के लोगों को चलने की अनुमति नहीं थी, वो लोग भी यहाँ पर जागरूक हुए। बोले सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों चलेंगे? ब्राह्मणों के लिए वो रोड सिर्फ रिज़र्व करके रखे गए थे। तो यहाँ पर और वर्ग के जो लोग हैं वो गैर ब्राह्मण जो थे, वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो आप देखेंगे कि उन लोगों को भी पता चला यार कि जब वहाँ ऐसा हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या हुए? एक तरह से जागरूक हुए। तो व्यापक रूप से जागरूकता इसने फैलाई। सांप्रदायिक सौहार्द फिर आया, क्योंकि जब सब एक ही रोड का उपयोग करने लगे, मिलने-जुलने लगे, तो आप देखेंगे दीर्घकाल में सब क्या हुआ? सांप्रदायिक सौहार्द है बाद में देखने को मिला। साथ में गांधीवादी जो सिद्धांत है उसका उपयोग किया गया, क्योंकि जो बाईकोम सत्याग्रह के दौरान मतलब अहिंसा का उपयोग किया गया, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई थी। तो ये चीज़ देख सकते हैं। देखिए, ये जो सत्याग्रह है, ये मार्च 1924 में स्टार्ट होता है, मतलब मार्च 1924 में स्टार्ट होता है, बाईकोम सत्याग्रह स्टार्ट होता है और ये समाप्त होता है मतलब 30 नवंबर 1925 को। गांधी जी विजिट करते हैं, केरल में जाते हैं और विजिट करके फिर जो समस्या होता है उसके लिए फिर समझौता करा करके इसको समाप्त कराते हैं। देखिए कुछ व्यक्ति हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं, वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप देखेंगे जो सर चेतुर शंकरन नायर हैं, ये थोड़े-से न्यूज़ में आगे हैं। ये जो थे ये वकील, न्यायाधीश और राजनीतिज्ञ के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। 1919 का जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, मतलब आप देखेंगे जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, उसमें इन्होंने मतलब एक तरह से उसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे और साथ में जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डायर था ना, उसके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जो लड़ाई है इन्होंने लड़ी थी। तो उनके खिलाफ क्या है, मतलब उसके खिलाफ क्या है, कानूनी लड़ाई लड़ी थी, इस वजह से वहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पर अभी रिसेंटली एक एक मूवी भी, मतलब इनके ऊपर अभी रिसेंटली एक मूवी भी बनी है, केसरी पार्ट 2। केसरी पार्ट 2 अभी ये मूवी भी रिलीज़ हुई, तो इस वजह से थोड़ा-सा यहाँ पर और ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। आप लोग देखेंगे कि पृष्ठभूमि की बात करें तो इनका जो जन्म है 1857 में केरल के जो पलक्कड़ जिला है ना, अ, पलक्कड़ जिला है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। फिर बाद में आप देख सकते हैं कि ये पढ़ाई-वढ़ाई कहाँ से करते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज है, वहाँ से अपनी ये पढ़ाई पूरी करते हैं। फिर बाद में जाकर के लॉ करते हैं जाकर के, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कि देखिए इसमें आप ये सारी चीज़ें पढ़ने बैठ गए तो आप लोग क्या हो जाएँगे, बुढ़ा जाएँगे। इसमें देखिए जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने अमरावती अधिवेशन
अमरावती में जो कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसकी ये अध्यक्षता करते हैं और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं, महाधिवक्ता के रूप में भी कार्य करते हैं। लंदन में जो सचिव के लिए सलाहकार के रूप में भी कार्य करते हैं। साथ में भारतीय राज्य परिषद है, भारतीय राज्य राज्य परिषद उसमें भी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। इनको कुछ उपाधियां भी दी गई थी, जैसे 1904 में इनके लिए कमांडर ऑफ द इंडियन जो एम्पायर है उसकी उपाधि है, उससे सम्मानित किया गया। नाइटहुड की भी उपाधि इनको दी गई थी। तो ये कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इनका योगदान है काफी महत्वपूर्ण है हमारे स्वतंत्रता संग्राम और अन्य चीजों में भी इनका भूमिका है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ओके, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इतना ज्यादा डिटेल में आप लोगों से यूपीएससी नहीं पूछेगा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कुछ न्यूज हैं, जैसे कि बनारस की शहनाई और जो बनारसी तबला है, जिसको जीआई टैग मिल गया है। ओके, तो इस वजह से न्यूज में आ गया है। देखिए, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला की बात करें तो बनारसी शहनाई है, ये भारतीय वाद्य यंत्र एक प्रकार का है, जिसमें शहनाई जैसे शादी ब्याह जब होता है तो आपने देखा होगा कि जो शहनाई बजाई जाती है, मंदिर संगीत के रूप में भी मंदिरों के अंदर भी शहनाइयां हैं वो बजाई जाती हैं। शहनाई बजाने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र होता है, जिसको हम लोग ओबो वाद्य यंत्र के समान इसको माना जाता है। इसकी सतह पर मतलब 7 छिद्र होते हैं, 7 छेद होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप लोगों के लिए। देखिए, अगर हम बात करें जो शहनाई है, शहनाई जो है वैसे तो मंदिरों में बजाई जाती है, लेकिन जो विवाह होता है उसमें भी शहनाई बजाई जाती है। इसको वैश्विक पहचान दिलाने में उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। इसी तरह से बनारसी तबले की बात करें तो बनारसी तबला घराने की बात करें तो ये 200 साल पहले पंडित राम साहे हैं, उन्होंने इसको विकसित किया था। मतलब जो तबला बजाते हैं ऐसे-ऐसे करके, आपने देखा होगा कि ढोलक रखे रहते हैं और उसको ऐसे-ऐसे करके बजाते हैं, वो तबला होता है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में 6 प्रमुख तबला घराने थे, उनमें से ये प्रमुख बनारसी तबला घराना भी उनमें से एक है। ओके, तो ये चीज़ आप लोग देख देख सकते हैं। इसी तरह से जो अ कनना कनना डिपाया जनजातीय शिल्प जो है, इसको अभी जीआई टैग मिला है। केरल की ये पहली जनजातीय हस्तशिल्प है जिसको जीआई टैग मिला है। ये क्या है, एक सुंदर चटाई बनाते हैं जिसको दर्पण चटाई का भी नाम दिया जाता है, यानी कि मिनर मैट भी बोला जाता है, क्योंकि ये विशेष प्रकार से बनाई जाती है, तो ये एक प्रकार से रिफ्लेक्ट का काम करती है। इस वजह से इसको मिनर मैट के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, बांस बांस जो होती है, जो रीड बांस होता है ना, उसके भीतर की जो कोमल भीतर की परत जो होती है, उसी परत से इसको बुन करके बनाया जाता है। तो आप देखेंगे इसकी विशेषता होती है कि सर्दियों में ये गर्माहट करती है और गर्मियों में आप इस पर अगर लेटेंगे तो ये ठंडक का एहसास दिलाती है। मतलब आप देखेंगे कि सर्दियों में गरमा-गरम रहिए और गर्मियों में ठंडे-ठंडे रहिए इस पर लेटेंगे, तो इसकी ये विशेषता है। इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है। देखिए, फसल कटाई उस तब है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि भारत में विभिन्न विभिन्न स्थानों पर फसल की कटाई से पहले उसे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर फसल अच्छी होती है, तो अब फसल पक चुकी होती है, तो उससे पहले कई जगह पर क्या बनाए जाते हैं, उत्सव यानी कि त्योहार के रूप में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तरह से ये भगवान को धन्यवाद किया जाता है कि एक तो बसंत ऋतु के आगमन और अच्छी फसल के लिए धन्यवाद दिया जाता है, और नए साल की भी ये शुरुआत होती है, तो इस वजह से मतलब भारतीय कैलेंडर के अनुसार नई साल की शुरुआत भी होती है, इस वजह से इसे मनाया जाता है। जैसे कि पंजाब में बैसाखी, यहाँ पर जब बैसाखी मनाई जाती है तो भांगड़ा और जो गद्दा नृत्य होता है जो पंजाबी लोग करते हैं, वो किया जाता है जब रबी फसल की कटाई शुरू होती है उससे पहले यहाँ पर जो बैसाखी है वो मनाई जाती है। इसी तरह से बिसु जो है वो केरल और तमिलनाडु में मनाई जाती है। जो बसंत बिसु क्या होता है, दिन रात का समय बराबर हो जाता है, उसी को बोलते हैं। पोइला आप लोग देखेंगे कि ये पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। ये पोइला अ, बोई साख जो है, ओके, तो ये व्यापारी जो होते हैं इस दिन अपना नया खाता है वो स्टार्ट करते हैं। मतलब व्यापारी लोग हैं उसे नए वित्त वर्ष के रूप में मनाते हैं। नया वित्त वर्ष आता है तो अपना ये नया खाता है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से पद्म पुरस्कार की बात करें, पद्म पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष एक गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो लोगों को सिलेक्ट किया जाता है उनके नाम घोषित किए जाते हैं, और अवार्ड हैं और चीजें हैं वो दी जाती हैं, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इसकी 3 श्रेणियां देखने को मिलेगी। पद्म विभूषण है, पद्म
पद्म भूषण है और पद्मश्री। और ये जो असाधारण और विशिष्ट सेवाएं होती हैं उनके लिए दी जाती हैं। सार्वजनिक सेवा का कोई भी तत्व अगर शामिल है तो दिया जा सकता है। 1954 में इन्हें स्टार्ट किया गया था, लेकिन बीच में फिर इनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत में आप लोग जानते हैं कि भारत में कि जो उपाधियों का अंत किया गया है, तो उपाधियों का अंत किया गया है तो पहले माना गया क्या जो ये पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, क्या ये एक प्रकार के टाइटल हैं? तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक किसी प्रकार की उपाधि नहीं है, टाइटल नहीं है, बल्कि एक पुरस्कार हैं, अवार्ड की तरह हैं। तो ये इसी वजह से जो पद्म पुरस्कार हैं, जो कि जिस व्यक्ति को दिए जाते हैं, वो अपने नाम के आगे पीछे उसको टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कोई टाइटल नहीं है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो कुछ समय के लिए बीच में ये देने बंद हो गए थे, और इसमें कुछ ऐसी विशेष बात नहीं। एक चीज और ध्यान रख लेना है, कोई व्यक्ति है स्वयं का अपना नाम है वो सिफारिश नहीं कर सकता है। मतलब जो जो समिति होती है, मतलब पद्म पुरस्कार समिति होती है, इसका गठन जो होता है प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा इसका गठन किया जाता है। आप देखेंगे जो ये समिति होती है, इस समिति को नाम सुझाने होते हैं, मतलब आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो अ, यहाँ पर स्वयं का नाम नहीं बता सकते, मतलब दूसरे किसी का नाम है वो आप बता सकते हैं। तो ये भी चीज है, वो ध्यान रख लेना है। अब देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र है, एथिक्स है, आ जाता है। एथिक्स में जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट, मतलब मेंस में ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जीएस फोर्थ पेपर आप देखेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो उपभोक्ता व्यवहार, आप देख रहे हैं कि अब डिजिटल युग का जमाना चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य प्रकार के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर तेजी से जो इन्फ्लुएंसर हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। और साथ में वो कहीं न कहीं अब ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, वो लोगों की इच्छाओं और व्यवहारों को परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे व्यक्ति पहले टपरी पर जाकर के ₹5 की चाय पी कर के खुश हो जाता था, लेकिन अब उसे मैकडी में जाकर के चाय पीनी है, जो कि 400 से ₹700 की चाय बनती है। वहाँ पर चाय और नाश्ता करने का बिल है, वो 1000 से लेकर के ₹1500 का बिल आता है। यानी कि जो ₹5 की वो जाकर के टपरी पे चाय पीता था, लेकिन अब उसकी आकांक्षा क्या है कि वो जा करके वो क्या पिए, जा करके ₹1500 की चाय और पकौड़े खाए जा करके। वो क्यों? क्योंकि ऐसा कौन कर रहा है? जो इन्फ्लुएंसर है, जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वो दिखा रहे हैं। पहले क्या था कि एक थैला है, घर में पैंट का ही थैला या फिर जूट का थैला होता था, उसी को लेकर के बाजार चले जाते थे। लेकिन अब गुच्ची का थैला लिया जा रहा है, वो भी कैसा है? बोरी जैसा ही है। मतलब आप देखेंगे जूट का बना हुआ थैला, जिसकी कीमत ₹50,000 लोग उस जूट के बैग को ₹50,000 को, बस उसमें एक लोगो लगा हुआ है, उसमें गुच्ची का या फिर किसी अन्य का लोगो लगा हुआ है, जिस वजह से उसकी कीमत 5 लाख, 6 लाख है। आप देखेंगे मोबाइल जो है, लोगों के पास में आईफ़ोन 16 है, आईफ़ोन 15 है, लेकिन जैसे ही 16 आया और 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा, जो भी आएगा वो सब लोग खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। जैसे किसी के पास आईफ़ोन 15 है, तब भी उसका काम चल रहा है और चलता रहेगा, आज आज से लेकर के 3 साल, 4 साल के बाद में भी उसका पर्याप्त रूप से काम चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आईफ़ोन 17 आएगा, उसको खरीदने के लिए लोग दौड़ पड़ेंगे। मतलब जैसे अभी वर्तमान में दौड़ ही पड़े हैं सभी लोग। इसी तरह से आईफ़ोन जब, ऐसा नहीं है आईफ़ोन 19 किसी के पास में होगा, आईफ़ोन 20 लॉन्च होगा, उसको लेने के लिए दौड़ पड़ेंगे। उसका कोई महत्व नहीं है। लोग 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं। जेब में उनके पैसा नहीं है। उनकी बैंक अकाउंट में भी ₹10,000 पड़ा हुआ है, लेकिन 2.5 लाख का फ़ोन लेने के पीछे पड़े, क्योंकि उनको क्या है, स्टेटस पर लगाना है, फ़ोटो खींचना है, मिरर के सामने जाकर के, जिसमें दिखे कि हाँ, एप्पल का मेरे पास में फ़ोन है। जब मैं बात करूँ तो देखिए एप्पल का फ़ोन है, क्योंकि आपको बात करनी है, यूट्यूब चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, कोई और ऐसा काम ही नहीं है, तो आप इतना महँगा फ़ोन क्यों खरीद रहे हैं? वैसे जो आईफ़ोन है उसका निर्माण का कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। ऐसा थोड़ी ना, उसका निर्माण का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लगभग में वो 30 से 35,000 या 40,000 रुपए में वो फ़ोन बन जाता है। उसी फ़ोन को बेचा जा रहा है लगभग में 1,10,000, 1,20,000 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं उसका स्टेटस के रूप में, स्टेटस सिंबल के रूप में उसका उपयोग किया जा रहा है। यानी कि जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो चीज़, जैसे पहले क्या था, क्रीम के लिए पहले के लोग क्या, जैसे कि सरसों का तेल है, सिर में लगाए वही मुँह पर चुपड़ लिए। चुपड़ लिए, नहीं चुपड़ लिए। और ज़्यादा होंठ-वोंठ ज़्यादा फट रहे हैं, तो मम्मी क्या करती थी, मलाई निकालती थी, मतलब जो दूध की मलाई होती थी वो निकाल के होठों पे लगा लेते थे, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हो जाता था। लेकिन आज लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि ₹400 की, ए ₹1,000 की, 50-50 हज़ार रुपए की सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस का यूज़ कर रहे हैं। हमारा मकान मालिक का लड़का है, वो छोटा-सा ही है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो उसकी गर्लफ्रेंड है, वो भी छोटी-सी है। तो वो हमेशा वो मतलब इकलौता है घर में, और कोई देखने-वहारने वाला नहीं है, पक्का उसके पास पैसा है। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है,
वो तो हमको पता चला, पहली बार हम सुने 800 रुपए, 800 ₹850 की लिप लॉस मंगाती है, और वो वही गिफ्ट करता है, मतलब बस वो ऑर्डर मार देती है, वो रिसीव कर लेता है करके। तो हम सोचे भाई ये 800 रुपए का लिप ग्लॉस एक बार हमको भी दिखा दियो, हाथ में लेके तो देख लें। हम तो 20-30 रुपए वाला ले आते हैं, उसी से काम चलाते हैं। हिमालय का कभी कभार मिल जाता है तो वो ले आते हैं, नहीं तो वो वैसलीन जो होती है वही ले आते हैं, उसी से काम चला लेते हैं। जैसे देखिए अभी वो टूट फटे हुए, तो वही वैसलीन है, वही फटाक से लगा लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। देखिए अभी ये यहाँ पर वैसलीन है, वो रखा हुआ भी होगा, मैं अभी जस्ट ही वैसलीन का यूज किया था, पता नहीं इधर कहाँ चला गया, लगता है मैंने उधर रख दिया है। वही वैसलीन हम लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे कहीं न कहीं यहाँ पर लोगों की जो इच्छाएँ हैं वो अब परिवर्तित क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर हैं उन चीज़ों को दिखा रहे हैं। यानी कि लोगों की इच्छाओं और व्यवहारों को आकार देने में शक्तिशाली साधन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ओके? कोई भी कंटेंट समान रूप से स्टार्ट होता है पहले फिटनेस टिप्स के रूप में, लाइफ़स्टाइल के रूप रूप में, ब्लॉगर के रूप में स्टार्ट होता है। बाद में क्या हो जाता है, हल्के-हल्के वो चतुराई के साथ में छो थोड़ा बहुत हेर-फेर करके वो क्या बन जाता है भाई, उपभोक्तावादी बन जाता है। एक तरह से आप लोगों को प्रमोट करने लगता है। जैसे आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत फेमस हो जाता है, तुरंत प्रचार करने लगता है कि आप ये वाली टी-शर्ट पहनिए, आप क्या करिए, ये वाला प्रोटीन शेक लीजिए, ये वाली क्रीम लीजिए, ये वाली लिपस्टिक लीजिए, ये वाली साड़ी लीजिए, यहाँ पर आकर के आप रेस्टोरेंट में आकर के आप घूम सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आप पहले खाली घर में बैठे थे, लेकिन अब 100 ठो आपके दिमाग में फितूर वो डाल दिया जा करके। तो आप देखेंगे वास्तविक राय और जो सशुल्क प्रचार के बीच में अब जो रेखा है वो तेजी से धुंधली होती चली जा रही, पता ही नहीं चल रहा है कौन पैसा लेकर के पेड प्रमोशन कर रहा है या फिर वास्तव में अपनी राय को व्यक्त कर रहा है, तो ये पता ही नहीं चलता है। आप देखेंगे सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना। देखिए सामाजिक बदलाव को यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सकारात्मक भूमिका भी इन्होंने बन अ, सका मैंने आपको बताया कोई भी पक्ष होता है उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष होते हैं। जैसे आप देखेंगे सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना, जैसे कि जो इन्फ्लुएंसर हैं वो कहीं न कहीं लोगों को प्रोत्साहित करते हैं बॉडी दिखा कर के कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, पानी पीना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, रस्सी कूदना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो आप देखेंगे मानसिक स्वास्थ्य, साथ में जो बॉडी पॉजिटिविटी और साथ में महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कराते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हैशटैग मी टू, ये आज से 3-4 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का जो शोषण हुआ था, उसके लिए एक ट्रेंड चला था हैशटैग मी टू। इस तरह के बहुत सारे जो ट्रेंड हैं वो चलते रहते हैं, जिसके माध्यम से जो लोगों को कहीं न कहीं जागरूक करने से भी संबंधित हो सकते हैं, और कुछ तो ऐसे ही वैसे होते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक ट्रेंड चल गया था, मैं तो परेशान हो गया था। मैं घबरा गया था, मैं सोचा यार ऐसा क्या हो गया? अ, अभी जो बीच में क्लासेस बंद हो गई थी, तो मैं क्लास दिया था अभी से 1 महीने पहले, पहली क्लास में डाला था। मतलब लाइव क्लास लिए थे। उसमें जब मैं कमेंट खोल कर के देखा, उसमें 10-20 लोग लिखे थे आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। मैं सोच रहा ये आलू खाओ क्या हो गया? मैं कहीं पर बोल दिया कि आलू खाओगे क्या? मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? मैं पूरी की पूरी लगभग में 2 घंटे की क्लास थी, मैं पूरी 2 घंटे की क्लास देख लिया। मेरे को कुछ नहीं मिला, तो मैं सोचा हो सकता है किसी ने लिख दिया हो, तो उसी का कॉपी करके 2-4 लोगों ने लिख दिया हो। अगले दिन क्लास दी मैंने, फिर अगले दिन क्लास दी। सभी क्लास के कमेंट में आलू खाओगे, आलू खाओगे, आलू खाओगे। तो मैंने वो सारी कमेंट हटाई। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया यार, मैं कैसा ऐसा क्या बोल दिया, आलू खाओगे यहाँ पर लिखा हुआ है। सब कह रहे हैं आलू खाओगे, आलू खाया, आलू खाओगे, आलू खाया। मैं बड़ा चक्कर में मैं पूछ रहा लोगों से कि आलू खाओगे क्या है? तो जब मैं भी वीडियो जब देख रहा था, तो मैंने कमेंट देखा कि दूसरे लोगों के वीडियो में भी आलू खाओगे लिखा हुआ। तो मैं सोचा कि यार ये मेरी वीडियो में तो लिखा ही लिखा, और कि मैं क्यों लिख दिया जाकर के आलू खाओगे। मैं सोचा वही स्टूडेंट है क्या? फिर मैं और वीडियो में गया, तो सभी वीडियो में हर किसी की वीडियो में आलू खाओगे चल रहा है। मेरे को आज तक नहीं पता चला कि ये आलू खाओगे क्या बला थी। आलू खाओगे कहाँ से कौन-सा ट्रेंड है अचानक से चल गया। तो कोई भी ट्रेंड है वो चल जाता है। तो आप देखेंगे कुछ उपयोगी भी होते हैं, कुछ अनुपयोगी भी होते हैं। तो आलू खाओगे भाई, वो तो कुछ समय पहले चला था, अब नहीं दिखाई देता है, वरना तो वो इतना इरिटेट कर दिया था। कमेंट में इतना इतना आलू खाओगे आता था कि उसको हटाते-हटाते परेशान हो जाते थे। तो फिर बाद में मैंने हटा ही नहीं, मैंने कहा छोड़ो। मैंने कहा कि पहले तो लगा कि कोई स्पैम कर रहा है, क्योंकि पहले भी एक इसी तरह का एक स्पैम चला था, जिसमें फिर कई सारे लोग के यूट्यूब चैनल है वो खतरे में पड़ गए थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सचेत उपभोक्तावाद है, उसको भी कुछ लोग बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, वो मार्केटिंग का विरोध करते हैं, कहते हैं सोच समझ के भाई खर्च करो। तो समावेशिता और विविधता, आप देखेंगे कि जो लैंगिक रूढ़िवादी सोच है, उ उस
उसको दूर करने के लिए मतलब एक तरह से उसको चुनौती देते हैं। हँसिए पर जो समुदाय हैं, उनकी आवाज़ को भी उठाते हैं, सूचनाओं की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं, मतलब इन्फ्लुएंसर हैं, चीज़ों को अपडेट देते रहते हैं लोगों को और साथ में बताते रहते हैं। देखिए नैतिक मुद्दे भी जुड़े हुए हैं इससे, जैसे कि विवेकहीन उपभोग के बारे में। जैसे आप लोग देखेंगे कि एक तरह से स्टेटस सिंबल के रूप में, जैसे कि इन्फ्लुएंसर दिखा रहे हैं कि हम आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं। वो दिखा रहे कि मैं मैकडी में जाकर के मैंने कॉफ़ी पी। कोई मतलब नहीं था कि मैकडी में जाकर के कॉफ़ी पिए। इतने गंदा टेस्ट आता है कि एक बार हम ऐसे ही चले गए थे, यहाँ पर कॉफ़ी कैफ़े है, वहाँ पर चले गए थे। हमने कहा चलो पी करके आते हैं हम भी। मतलब सब लोग दोस्त लोग थे, बोले थे चलो दोस्त का बर्थडे था तो बोले कि चलो पी करके आते हैं। वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी पिए थे। कोल्ड कॉफ़ी 148 रुपए की कोल्ड कॉफ़ी थी। ₹148 कोल्ड कॉफ़ी पिए, इतना गंदा लगा, इतना गंदा लगा। हमने कहा भाई इससे अच्छा तो ये दूध में थोड़ी-सी चीनी डाल कर के अगर दे देता तो ज़्यादा मज़ा आ जाता। उसका टेस्ट इतना गंदा लगा, हमने कहा कि आज के बाद कभी कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिएँगे। तब से लेकर के आज तक कभी कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिए। हमने कहा इतना गंदा टेस्ट होता है, फिर भी अब पता नहीं वही गंदा बनाया या फिर हमको ही पहली बार में कोल्ड कॉफ़ी इतनी गंदी मिल गई। तो आप देखेंगे कि लोग हैं स्टेटस सिंबल के रूप में चीज़ों को उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे कि पहले क्या थे, लोग पराठा मस्त आलू पराठा खाते थे, अब तो पिज़्ज़ा खाना है कि लोग इतना दिखा रहे हैं कि अब वीडियो में पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा तो दिन रात अब दिमाग में चलता रहता है पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। तो आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक हेर-फेर मनोवैज्ञानिक हेर-फेर जैसे कि जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है लोगों के अंदर ये ये डर भरा जाता है, उनको जबरन भरा जाता है कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट की है, जल्दी से खरीद लो। एक फोमो है कि जल्दी से खरीद लो, नहीं तो क्या हो जाएगा ये हमको नहीं मिल पाएगा। आप देखेंगे आईफ़ोन जब लॉन्च हुआ अभी, आईफ़ोन 17 लॉन्च हुआ ना, आईफ़ोन 17 लॉन्च हुआ तो स जो उसकी मतलब फ़ोन है वो बेचना 11 बजे से स्टार्ट करने के लिए थे। लेकिन लोग सुबह 3 बजे 4 बजे यानी कि रात में ही जा करके लाइनें लगा दी थी। इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगी, वहाँ पर कोई छूट नहीं मिल रही कि चलो ₹1500 की छूट मिल रही, इस वजह से लोग हैं 4-4 घंटे पहले से इतनी लंबी लाइनें लगाएँ और उनको पता भी नहीं कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि लिमिटेड एडिशन ही आते हैं, मतलब कुछ ही संख्या में आते हैं। लोग इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगाए हुए कि हमको आईफ़ोन मिल जाए। तो आप लोग देखेंगे कहीं न कहीं कि यहाँ पर क्यों लोग लगे हुए थे कि हमको पहले मिल जाए, हमको पहले मिल जाए। कहीं मैं ऐसा नहीं कि मैं पीछे छूट जाऊँ, तो मैं पीछे ना छूट जाऊँ इसके लिए ऐसा तो जो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट की वज़ह से ऐसा होता है। साथ में कहीं न कहीं जवाबदेही की कमी की अगर कोई राय दे रहा है, तो वो राय सही है या गलत है, अनौपचारिक राय दे रहा है, क्या है तो वो साथ में बेईमानी भी की जा सकती है, गोपनीयता के साथ उल्लंघन भी किया जा सकता है। साथ में मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है कि गलत-उलत जीवन शैली को बता दिया गया, गलत चीज़ें बता दी गईं, तो उसके बारे में। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई नियामक फ्रेमवर्क है वो हमें लाना पड़ेगा और आगे के लिए काम काम करना पड़ेगा, जिससे भई इस तरह की समस्याएँ उत्पन्न ना हो। आगे की राह क्या भई पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना, लोकप्रियता के लिए अधिक विश्वसनीयता बढ़ाना। यहाँ पर देखिए हम लोग लेबल लगाना कि जैसे कि अगर कोई किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि भाई वो अपनी राय दे रहा है या फिर ऐड कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है या फिर किसी कंपनी के द्वारा उसको स्पॉन्सर किया गया है या फिर उसने शुल्क लेकर के पैसा लेकर के प्रचार कर रहा है। तो अगर वो अनिवार्य रूप से लेबलिंग करना क्या है वीडियो के ऊपर ज़रूरी किया जाना चाहिए। साथ में ज़िम्मेदार परख यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन है वो किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बॉडी शेमिंग के नैतिक आयाम जैसे आप देखेंगे कि आजकल क्या है, बॉडी शेमिंग का अर्थ है कि किसी की शारीरिक बनावट, आकार, रूप, हाव-भाव इसके आधार पर उसकी आलोचना करना। जैसे आप देखेंगे यार ये तो मोटा हो गया। आज आज एक स्टेटस के रूप में बना दिया गया है कि लड़कियाँ कैसी होनी चाहिए, एकदम स्लिम होनी चाहिए, ज़ीरो फिगर होना चाहिए। ज़ीरो फिगर लड़कियों के लिए एकदम ज़ीरो फिगर होना बहुत ही घातक है। लड़कियों के लिए शरीर बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना भी दिक्कत है और बहुत ज़्यादा स्लिम जो आज ज़ीरो फिगर का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये लड़कियों के लिए सबसे घातक होता है। क्योंकि महिलाओं को एक जटिल प्रक्रिया से गुज़रना पड़ता है जिसको बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं। जिसमें उनकी बहुत सारी ऊर्जा है, उसका हर महीने क्षय होता है। उनको वीकनेस होती है। महिलाओं के अंदर ऑलरेडी आयरन्स की कमी पाई जाती है, जो विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं उनकी कमी पाई जाती है क्योंकि वो एक जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि महिलाएँ जो होती हैं आयरन की गोली, मल्टीविटामिन की गोली है अक्सर लेती रहती हैं, उनको चक्कर-वक्कर आता रहता है। और क्या होगा, एक तो ज़ीरो फिगर को बनाने के चक्कर में खाना ठीक से नहीं खा रहे। खाना ठीक से नहीं खा रहे। अरे तुम जिसको देख रहे हो ज़ीरो फिगर के लिए, जो हीरोइन है या फिर जो इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी डाइट देख रहे हो, वो इतने सारे ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, वो इतने सारे प्रोटीन युक्त चीज़ें खा रहे हैं,
तब आप प्रोटीन खा रहे हैं इस वजह से उनका फैट नहीं बढ़ रहा है। आप अपने आप को पतला करने के लिए आप खाना त्याग देते हैं। सबसे बड़ा क्या है मिथ है कि खाने को त्याग देना, बल्कि अपने डाइट के अंदर आपको क्या बढ़ाना चाहिए? आपको जैसे फाइबर की मात्रा बढ़ानी चाहिए। आपको अपनी डाइट के अंदर जो है उसमें वसा जो होती है उसको कम कर देना चाहिए, लेकिन प्रोटीन को पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। और जो लोग होते हैं वो प्रोटीन को भी खत्म कर देते हैं अपने भोजन से कि पतला होना है। ये पतला होने का रीज़न है कि हम 2 रोटी खाएँगे सिर्फ़। ये सबसे गलत अवधारणा है। तो और साथ में ज़ीरो फिगर तो आपके अंदर फैट ही नहीं होगा, ऊर्जा ही नहीं होगी। थोड़ी देर भी आपको खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा काम कर लेंगे, धूप में चले जाएँगे, चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। तो ज़ीरो फिगर ये पतला-दुबला होने के चक्कर में इतना मत पड़िए, शरीर के अंदर थोड़ा तो गुदा होना चाहिए। नहीं तो ऐसा चक्कर खा-खा करके गिरते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत जैसे आरजी सर की तरह गाल-वाल थोड़े से भरे-भरे रहे हैं आप लोगों के। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे सुखंडी हो गए, खासकर लड़कियों के लिए है। तो ये ज़ीरो-वीरो फिगर के चक्कर में नहीं पड़ना है। हाँ, शरीर थोड़ा सही लगना चाहिए कि इंसान ऐसे नहीं फूँक मार दे, ऐसे उड़ के 10 किलोमीटर दूर चले जाओ। सोचो आप लोग शादी होगी, अब सास हो गई ऐसे हट्टी-कट्टी सास मिल गई। अब सास मिल गई हट्टी-कट्टी, आप वो सास बोली कि बर्तन पड़े हुए हैं तो धुल दो, तो बोले आप बोले कि अरे सासू माँ धुल देंगे, शाम को धुल देंगे, जब औरों की धुलेंगे तो और वो भी धुल देंगे। सासू माँ गुस्सा आया, ये गुम्मा मारा, आप गिरे जा करके बाहर, गिरे जा करके पतले-दुबले हैं। तो शरीर-वरीर अच्छा होगा तो आपको ससुराल में जाकर के लोग धमकाएँगे नहीं, दबाएँगे नहीं, नहीं तो आपको हर कोई क्या होगा दबाता रहेगा। तो इतना भी कमज़ोर नहीं होना है कि आप एक टाइम खाना नहीं खाए, कहीं थोड़ा घूम फिर लिए तो चक्कर खा करके गिर पड़े। और इतना भी मोटा नहीं हो जाना कि आरती सर ने कहा है कि मोटा होना, तो ऐसा एकदम वो बन गए, सूमो पहलवान बन गए ऐसे एकदम। जब बैठे हैं बाइक के ऊपर तो अब वहाँ पर ये पता ही नहीं चल रहा कि ड्राइवर है वो कहाँ पर बैठे। ड्राइवर टंकी पे बैठ के जा रहा है, पूरी गद्दी पे अकेले आप बैठे हुए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उससे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो बॉडी को आप जितना नॉर्मल होता है, नॉर्मल साइज़ होता है, उतना साइज़ आप लोगों को रखना चाहिए, ठीक है? तो जैसे अरिजीत सर के गाल-वाल थोड़े भरे हुए हैं कि हाँ, इतने सुखंडी भी नहीं है कि एकदम मांस-मांस दिख रहा है और इतने मोटे भी नहीं है कि एकदम सुमो पहलवान लग रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर कहीं न कहीं यहाँ पर जो आरोग्यता और सुंदरता का तेजी से व्यवसायीकरण किया जा रहा है मार्केट में, बॉडी इमेज को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे कि आप देखेंगे थाई कैफे के अंदर जो पतले लोग थे, ज़ीरो फिगर वाले लोग थे, उनको एक्स्ट्रा छूट दी गई खाने के अंदर। तो कहीं न कहीं इसको दिखाता है कि व्यक्ति की गरिमा, समानता, जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं कि व्यक्ति काला है, गोरा है, उसका हाव-भाव थोड़ा इधर-उधर है, तो उसकी क्या करते हैं एक तरह से निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। तो वो तो भाई प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, तो इतनी ज़्यादा निंदा-उंदा नहीं की जानी चाहिए, ओके? विशेष तौर पर आप देखेंगे सुंदरता के अव्या व्या व्यावहारिक मानक जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि फ़िल्मों के माध्यम से फेयरनेस क्रीम जैसे फेयर एंड लवली 7 दिन में लगाओ कि गोरे। बिना अगर आप गोरे नहीं हैं, आप ऐड ऐसे दिखाया जाता है कि अगर आप गोरे नहीं हैं तो आपका विवाह नहीं होगा। आप गोरे नहीं तो आपको कोई देखेगा नहीं। आप अगर ये गोरे नहीं हैं तो आपको कोई जॉब नहीं देगा। आप गोरे नहीं हैं तो आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। ऐसा क्या है कि आप ये क्रीम नहीं लगाएँगे, अगर आप ये लिप ग्लॉस नहीं लगाएँगे, आप ये परफ्यूम नहीं लगाएँगे, तो आपसे कोई बोलेगा ही नहीं। तो इस तरह के मानक निर्धारित किए जा रहे हैं कि 7 दिनों में गोरे, फेयर एंड लवली का इतना ऐड आप लोगों ने देखा होगा। तो इससे क्या है संस्कृति, गोरा रंग, पतले शरीर जैसे सुंदरता के जो संकीर्ण आदर्श हैं वो स्थापित किए गए हैं। आप देखेंगे शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है ये, ओके? और विभिन्न प्रकार की जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अत्यधिक डाइटिंग, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करने से शरीर को विभिन्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं, जैसे किडनी हो गया, आपका लीवर हो गया, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। वज़न घटाने के लिए हानिकारक तरीके अपनाना, भोजन संबंधी विकारों का शिकार होना, तो ये सारी चीज़ें हैं। मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव जो जैसे इंस्टाग्राम, जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के फ़िल्टर और वो इमेज को एडिट करके डालते हैं, आपको लगता है ये तो यार इतने गोरे-चिट्टे हैं। हम भी गोरे-चिट्टे होने के लिए उनके तरह ही फिर वो कहते हैं कि मेरी तरह गोरे-चिट्टे होना चाहते हो, तो ये वाली क्रीम लगाओ। ये क्रीम आती है ₹1500 की, आप इसको लगाओगे तो आप कोई पिंपल नहीं निकलेगा, एकदम चेहरा क्लीन होगा। अरे पिंपल आपका निकलेगा, क्रीम लगाने से कभी पिंपल नहीं रुक सकता। पिंपल क्या होता है, हार्मोनल होता है, एक समय के बाद पिंपल निकलना बंद हो जाता है। जैसे हमारे भी एक समय पिंपल निकले थे, अब बंद हो गए। नेचुरल रूप से हम किसी भी प्रकार की क्रीम का उपयोग नहीं किए। आप लोग भी अब जिसके नेचुरल रूप से जिसके पिंपल वास्तव में निकलते हैं ना, मुहासे जिसको बोलते हैं, ढेर सारे मुहासे जिसके निकलते हैं, जिसके निकलते हैं उसका कभी रुकता ही नहीं है, उसके हमेशा निकलते रहते हैं। अगर एक एज के अनुसार आपके मुहासे स्टार्ट हुए हैं और वो उस समय के बाद खत्म हो जाने हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ़
ऊपरी चीज़ों को लगाने से नहीं रुक सकते हैं। उसकी जगह पर आप सोने से पहले एक किसी भी साबुन से अच्छे से अपना चेहरा वॉश करें, जो आपका जो चेहरा ऑयली है, उसको ऑयल को थोड़ा-सा कम रखने का प्रयास करें। आप देखिए एकदम मस्त रहेंगे। थोड़ी आप अपने चेहरे को थोड़ा-सा नरिश रखने के लिए आप जैसे खीरा-वीरा हो गया, अन्य प्रकार की जो चीज़ें हो गई, ठंडक-वंडक जैसे मुल्तानी मिट्टी-वुट्टी हो गई, वो हल्की-फुल्की लगा सकते हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जैसे हम किसी प्रकार की हम क्रीम लगाते हैं, ₹20 वाली क्रीम लगाते हैं, वो भी कभी-कभार जब चेहरा बहुत रुस्का-रुस्सा हो जाता है, जब खिंचने लगता है। कभी-कभार होंठ फट जाते हैं, तभी वैसलीन लगाते हैं। अब देखिए हमारे चेहरा क्या चिकना नहीं है, या गोरा नहीं है, हम तो चेहरा भी डेली नहीं धुलते, सिर्फ ऐसे ही पानी से धुल लेते हैं। मैं सप्ते में 1 या 2 बार मुश्किल से जो फेस वॉश करता हूँ, जब लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा इधर-उधर डलनेस लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो कर लेता हूँ। वरना हमेशा जब भी मैं मुँह धुलता हूँ, सुबह-शाम मुँह धुलता हूँ, तो पानी से ही, नॉर्मली पानी से ही मुँह धुलते हैं। लेकिन आप देखिए हाथों का, चेहरे का कोई कलर में अंतर लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा। तो क्यों? क्योंकि आपके जो शरीर होता है, आपके शरीर के अंदर से ऑलरेडी विभिन्न प्रकार के नेचुरल तत्व हैं वो निकलते हैं, जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप सुबह, शाम, दोपहर 3-3 4-4 टाइम अगर अपने फेस को अगर आप फेस वॉश करेंगे, तो आप देखेंगे इस फेस को, एक तो आप लोग जो फेस वॉश करते हैं इतना रगड़ते हैं, तो आपकी स्किन को रिपेयर होने का समय ही नहीं मिलता है। तो दूसरा क्या है, आपकी स्किन के ऊपर जो शरीर के अंदर से नेचुरल जो तत्व निकाले जाते हैं, जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सारी नेचुरल चीज़ें हट जाती हैं। अब आप इन नेचुरल चीज़ें, यानी कि आप प्राकृतिक चीज़ें हैं, आर्टिफ़िशियल चीज़ें लगा-लगा करके स्किन को वैसा बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप ज़्यादा में ज़्यादा है नॉर्मली क्रीम जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो सरसों या फिर जो तेल होता है नॉर्मली, गोला का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, या फिर मलाई का यूज़ कर सकते हैं। रात में आप लोग दूध की मलाई लगा कर के मस्त सो जाइए, सुबह उठिए और मुँह धुलिए, देखिए आपका कैसा चमचमाता हुआ चेहरा निकलेगा। तो आप इस तरह की चीज़ें अपना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप, मैंने देखा है कि लोग 25-25 ₹100 की क्रीमें यूज़ करते हैं भाई। 500-500 रुपए, 600-600 रुपए की क्रीमें यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है और चेहरा बेकार ही हो जाता है एक समय के बाद में। तो आप इस तरह के केमिकल्स का उपयोग ना करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मीडिया और सोशल मीडिया का दबाव, इंस्टाग्राम और जो यूट्यूबर्स होते हैं, वो फ़िल्टर और एडिटेड इमेज है, उसका उपयोग है वो करते हैं, जिससे अव्यावहारिक जो सुंदरता है वो बढ़ती चली जाती है। ऑनलाइन वज़न घटाने की सलाह जो है वो देखने को मिलेगी। 18 वर्षीय 18 वर्षीय जो लड़की है, ये एक लड़की थी, मतलब केरल की लड़की थी, 18 वर्ष की। वो भी भाई ऐसे ही इन्फ्लुएंसर के चक्कर में आ गई। उसने भी सोचो वज़न घटाने के लिए वो वाटर फास्टिंग पे आ गई। उससे किसी ने कहा होगा, देखा होगा कि वाटर फास्टिंग करेंगे तो आपका वज़न बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा। वाटर फास्टिंग जैसे सिर्फ़ सिर्फ़ वो क्या करते हैं कि मतलब एक तरह से पानी-वानी ही का सेवन करते हैं और चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। वो मौत हो गई थी, इसमें वाटर फास्टिंग में ऐसा होता है, या सिर्फ़ पानी यूज़ किया जाता है, या फिर पानी को नहीं लिया जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो आप देखेंगे उस बच्ची की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा कभी भी मत करिए कि आप अपना वज़न घटाने के लिए खाना छोड़ दें। खाना को नहीं छोड़ना है, खाने के प्रकार को चेंज करना है। अगर आप जैसे चावल खा रहे हैं, अगर आप इस तरह की ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। उसकी जगह पर आप प्रोटीन युक्त, फाइबर युक्त चीज़ें खाइए, जैसे ओट्स का सेवन करिए, आप ज्वार बाजरा का सेवन करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ और सैलेड को ज़्यादा लेना प्रारंभ करिए। आप प्रोटीन के रूप में, आप प्रोटीन को पनीर के रूप में प्रोटीन, मशरूम हो गया, सोयाबीन हो गया, इसके अलावा अंडा का सेवन करते हैं तो व्हाइट एग खाइए। आपका देखेंगे कुछ समय के बाद अपने आप वज़न क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। पेट को भर के रखना है, पेट को खाली नहीं रखना है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं इससे। और एक्सरसाइज़ करना है, एक्सरसाइज़ क्या है, मैंडेटरी है भाई। आप देखेंगे कि साथियों और सामाजिक स्थितियों के दबाव के कारण भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए मृत्युदंड और नैतिक आयाम की बात करें। मृत्युदंड और नैतिक आयाम क्या है कि देखिए समाज के सभी वर्ग, जो लगभग सभी समाजों में जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड या फिर प्राणदंड दंड है वो दिया जाता था, लेकिन हल्के हल्के मानवाधिकार आंदोलन है वो प्रारंभ होता है। फिर 170 से ज्यादा देशों ने अपने यहाँ मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। लेकिन फिर भी आप लोग देखेंगे वर्तमान में एक रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, 2024 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिसमें चीन, ईरान, सऊदी अरब और सिंगापुर जो देश हैं, वहां पर फांसी के मामले घटने की जगह 32% की वहां पर वृद्धि देखी गई है। तो ये भी देखने को मिलेगा। देखिए मृत्युदंड है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? इसके पीछे का दर्शन है कि
अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर मृत्यु दंड की सजा दी जाती है कि किसी व्यक्ति का जीवन है वो छीन लिया जाता है एक तरह से। आप देखेंगे कि जो हमारी जो अब बीएनएस है, मतलब भारतीय न्याय संहिता है, जो नया कानून आया है, इसमें मृत्युदंड या प्राणदंड के बारे में बताया गया है। धारा 103 और 104 के अंदर बताया गया है कि अगर मुख्य रूप से हत्या से संबंधित कोई अपराध करता है तो उसको क्या दिया जाएगा, मृत्युदंड है वो दिया जाएगा। अगर हम बात करें प्राचीन भारत में मृत्युदंड की बात है, वो की गई थी मनुस्मृति और अर्थशास्त्र के अंदर मृत्युदंड का उल्लेख किया गया था, जिसमें राजद्रोह, हत्या या फिर सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसी तरह से मध्यकालीन भारत में आप देखेंगे इस्लामी कानून शरीयत के अनुसार कोई विद्रोह, हत्या, चोरी करता है तो उसमें मृत्युदंड या प्राण लेने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह से आधुनिक भारत की बात करें तो यहाँ पर औपनिवेशिक काल में जो हमारा कानून आया था, आईपीसी की धारा अ, आईपीसी 1860 जो है, इस इसमें मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी इसको फिर जारी रखा गया था। आप देखेंगे मृत्युदंड के पीछे तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड को बनाए रखा जाना चाहिए। एक तो एक निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्ति है डरता है किसी प्रकार के अपराध करने से कि भाई मेरे को मृत्युदंड मिल जाएगा। मृत्युदंड गंभीर अपराधों को रोकता है कहीं न कहीं। आप देखेंगे इस वजह से जो इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं ये निवारक उपाय के रूप में कार्य करता है। प्रतिशोधात्मक, अब सोचिए अगर रेप के मामले में मृत्युदंड हटा दिया जाए तो लोग खुल करके क्या कहेंगे, अब तो रेप अगर मैं करूंगा भी ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन मेरे को अंदर जेल में डाला जाएगा, कुछ जान थोड़ी ना ले ली जाएगी। तो आप देखेंगे मृत्युदंड अगर कह दिया जाए, अगर रेप अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको निश्चित तौर पर अगर दंड दिया जाएगा, फांसी के रूप में मृत्युदंड दिया जाएगा, तो व्यक्ति है रेप करने से पहले 100 बार 1000 बार सोचेगा कि यार कहीं अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जान तो चली जाएगी। तो आप देखेंगे ऐसे भयमुक्त इंसान हो जाएगा। भयमुक्त, ये जो मानवाधिकार वाले हैं ये तो भटकते ही रहते हैं। आप लोग देखेंगे प्रतिशोधात्मक न्याय, आप देखेंगे कि अपराधियों को उनके अपराध के अनुपात में सजा है वो दी जाती है। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रतिशोधात्मक न्याय भी कहलाता है कि अगर किसी ने बहुत बड़ा अपराध किया और उसको उसके उसके अपराध की तुलना में अगर सजा बहुत कम मिली तो ये किस प्रकार का न्याय हुआ। तो आप देखेंगे कि अनुपातिक सजा का भी ये प्रावधान एक तरह से करता है। अगर किसी ने जान ली है, अगर किसी ने बहुत जघन्य से जघन्य अपराध किया है तो उसको उसकी जान लेकर के मृत्युदंड दे करके कहीं न कहीं वो अपराध के अनुपात में सजा दी जाती है। आपराधिक पुनरावृत्ति की रोकथाम की जाती है। जैसे आप देखेंगे अगर कोई अपराधी इतना जघन्य अपराध कर रहा है, बहुत भयानक अपराध कर रहा है, तो उसी को सिर्फ़ मृत्युदंड दिया जाता है। भारत के अंदर मृत्युदंड है, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ही दिया जाता है। मतलब बहुत ही जो अजीब प्रकार का मामला होता है, मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला होता है, उसी में सिर्फ मृत्युदंड दिया जाता है वर्तमान में। ओके, तो आप देखेंगे कि आपराधिक पुनरावृत्ति को भी रोका जा सकता है। जैसे अभी रिसेंटली एक व्यक्ति है, उसे अभी वो रिसेंटली आजीवन कारावास मिला था, लेकिन कुछ समय पहले ही वो छूट करके आया था। छूट करके आया था, फिर वो क्या करता था कि जो मरी हुई लेडीजें होती थी, जिसकी जल्द ही लाश दफन की जाती थी, उसकी कब्र को खोद करके उसके उनके साथ में रेप करता था। सोचिए, जिंदा औरतों को तो नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि मुर्दा औरतों को भी नहीं छोड़ता था। और उस वो व्यक्ति है वो पहले से ही इस प्रकार के कृत्यों की वजह से जेल में बंद था। उसको छोड़ा गया, वो दोबारा से उसी प्रकार के कृत्य करने लगा। इसी प्रकार का एक मामला और आया था जिसमें वो उसने जो स्कूल जाती हुई बच्ची को किडनैप करके फिर उसके साथ में बलात्कार किया था कई दिनों तक। वो भी इसी प्रकार का एक साइको था, इसी प्रकार का एक उसके ऊपर पहले भी रेप का केस चला था, लेकिन वो फिर 7 साल जेल में रह कर के छूट गया था। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपराधिक पुनरावृत्ति अगर एक बार मृत्युदंड दे दिया जाए, बात खत्म। यहाँ पर मानसिक शांति और जो संतुष्टि है वो भी मिलती है, जो एक तरह से पीड़ित परिवार होता है उसको संतुष्टि मिलती है। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त का बोझ भी कम होता है। आजीवन रखने से उसको रहने खाने का खर्चा वर्चा उठाना पड़ता है। आप देखेंगे इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। देखिए, मानवाधिकारों का उल्लंघन है एक तरह से कि वर्तमान समय में जो ये युग चल रहा है इसमें अब किसी व्यक्ति की जान लेना क्या सही है? उसके भी तो मानवाधिकार होते हैं, अगर कोई अपराधी है उसके भी मानवाधिकार होते हैं। ठीक ना किए जा सकने वाली त्रुटि भी होती है। अगर कोई व्यक्ति है, गलत व्यक्ति को फांसी दे दी गई, तो अब उसको अब दोबारा से सुधारा नहीं जा सकता। बाद में पता चला कि यार वो उसके ऊपर तो झूठा केस हुआ था। तो ये भी कहीं ना कहीं बोला जाता है, और साथ में भेदभाव का भी जोखिम होता है। जैसे आप लोग देखेंगे कभी कभार सेम मामले में किसी को फांसी हो जाती है और सेम मामले में फांसी नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों को रेप, सामूहिक रेप जो होता है, अप्राकृतिक रेप जो होता है, जिसमें सामूहिक रेप या फिर रेप करके
किसी को मार दिया जाता है, मतलब उसी व्यक्ति को मार दिया जाता है, तब वहां पर मृत्युदंड केवल नॉर्मल रेप जो होता है उसमें मृत्युदंड नहीं है, लेकिन अप्राकृतिक रेप के साथ में किसी महिला को अगर मार दिया जाता है और एक तरह से सामूहिक रेप किया जाता है तो उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। लेकिन आप लोग देखेंगे जैसे कि अभी पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज था, वहां पर एक छात्रा के साथ में सामूहिक रेप किया गया था और फिर उस महिला को मार भी दिया गया था। मतलब जो बच्ची थी उसको मार भी दिया गया था, छात्रा को मार भी दिया गया था। फिर भी न्यायालय ने संजय रॉय जो था उसका नाम, तो संजय रॉय को रियर ऑफ द रेरेस्ट केस के अंतर्गत नहीं रखा, इस वजह से फांसी की सजा नहीं दी गई। पूरा देश मांग कर रहा था कि जो संजय रॉय है या फिर उसके जो साथी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम की सजा नहीं होनी चाहिए। पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला गया और इसकी मांग की गई, हर प्लेटफॉर्म से लेकर के हर जगह मांग की गई, लेकिन फिर भी न्यायालय ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे रेप के मामले में वैसे ही सेम मामले हैं उनमें मृत्युदंड दिया गया, लेकिन वहां पर मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक जैसा ही अपराध होता है तो उसमें भेदभाव हो जाता है। कभी कभार न्यायालय के द्वारा भेदभाव कर दिया जाता है कि रेप और मृत्यु दोनों हो गई तो वहां पर कहीं पर फांसी दे दी गई, और दूसरी जगह जहां पर रेप और मृत्यु मतलब हत्या कर दी गई तो भी वहां पर मृत्युदंड नहीं दिया गया। तो आप देखें कहीं ना कहीं भेदभाव और साथ में ठीक ना की जा सकने वाली जो त्रुटि है वो इसका जोखिम बना रहता है। साथ में अपराध निवारण और विकल्पों की कमी जो आप लोग देखेंगे कि देखिए बहुत कम प्रमाण है कि मृत्युदंड जो होता है अपराध को रोकने में आजीवन कारावास से अधिक प्रभावी होता है। ये कहीं पर अभी तक ऐसा कहीं पर भी प्रमाणित नहीं किया गया है, ऐसा कहीं भी स्टडी नहीं की गई कि अगर हम किसी को आजीवन कारावास दे दें और किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दें, तो आजीवन कारावास देने पर कि जो फिर से अपराध जो होगा या फिर अपराध की प्रवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है, या फिर निवारक के रूप में वो काम करता है, मतलब ज्यादा काम करता है मृत्युदंड। तो ऐसा कहीं पर भी पुष्टि नहीं की गई, इस तरह की कहीं पर रिसर्च नहीं की गई है, तो इस वजह से ये देखने को मिलेगा। देखिए पीएम श्री स्कूल जो है, पीएम श्री स्कूल की स्थापना की जा रही है, मतलब एक तरह से यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंतर्गत देश भर में 14,500 के करीब में 14,500 के करीब में जो स्कूल हैं वहां पर पीएम श्री स्कूल के रूप में उन स्कूलों को विकसित किया जाएगा, मतलब एक तरह से उनको आधुनिकीकरण उनका किया जाएगा। यहाँ ये जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है, साथ में केंद्र प्रायोजित योजना है। यहाँ पर 20 लाख छात्र जो होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से इसमें लाभान्वित होंगे। 5 वर्ष की इसकी जो अवधि होगी, 2022-23 से लेकर के 26-27 के बीच में ये चलेगा। साथ में जो स्कूल है जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो स्कूल स्वयं ऑनलाइन पोर्टल पे आकर के अपना स्वयं आवेदन कर सकते हैं। फिर उन स्कूलों का फिर चयन किया जाएगा, फिर वहां पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं की दी जाएंगी। जैसे आप देखेंगे ग्रीन स्कूल की स्थापना की जाएगी, जैसे जल संरक्षण, सौर पैनल, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक मुक्त पहले हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं वो बनाए जाएंगे, डिजिटल जो पुस्तकालय है, साथ में देखिए आप लोग देखेंगे जो प्रयोगशालाएं हैं, लैब हैं, खेल के मैदान है, इस तरह से आप लोग देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत बनाई जाएंगी। साथ में जो छात्र हैं उनको कौशल भी दिया जाएगा, कौशल के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीजें की जाएंगी। तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज में था। अब देखिए यहाँ पर जो लोकेशन है जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं वही लोकेशन इन मैप में डाला है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आप इनको कलेक्शन भी इनका कर लीजिएगा जो ये इमेजें हैं, फिर जब आपका पेपर आएगा ना उस समय आप लोग ये सारी न्यूज़ जो हम लोग ऊपर कहीं न कहीं पढ़े हुए हैं, आईआर वाले टॉपिक में, एनवायरनमेंट वाले टॉपिक में या फिर अन्य किसी टॉपिक में भी पढ़े हैं, ज्योग्राफी में, तो वो सभी का संकलन यहाँ पर दे दिया गया है इस मैगज़ीन का। तो आप लोग इनको एक बार देख सकते हैं, देखना चाहते हैं। और नीचे कुछ यहाँ पर लोगों के बारे में दिया रखा है, ये स्वयं से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब 2 ही, मतलब 1 ही 2 पेज हैं यहाँ पर। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं 2 पेज हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। ऐसा आप व्यक्तित्व के बारे में क्या पढ़ा है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? तो जो पर्सनल जो यहाँ पर एक तरह से व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताया गया। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर है वो मंडे को इसका देखेंगे, मतलब मैगज़ीन वाला आप लोगों की कल और परसों टेस्ट वाली क्लास है वो कराई जाएगी। कल हो सकता है आपकी क्लास आए या ना आए दोस्तों, थोड़ा-सा काम है मेरे को। तो हमारी जो टेस्ट हम वैसे वीक में 1 टेस्ट सॉल्व कराते हैं, तो आप लोगों का अगर कल क्लास नहीं हुआ तो परसों वाले दिन हम आपकी बड़ी क्लास करा देंगे। वैसे क्लास होगी लेकिन थोड़ा-सा काम है।
अभी घर पर शादी-वादी का माहौल चल रहा है, तो इस वजह से हो सकता है क्लास ऑफ हो सकती है। हमारे भाई की शादी है, तो शादी का थोड़ा फंक्शन चल रहा है। तो अभी पापा-मम्मी लोग हैं, वो लोग भी अभी गए हुए हैं, मतलब भात माँगने गए हैं मामा जी के यहाँ, और अभी तिलक-उलक हुआ है, 2 भाइयों की एक साथ शादी है, तो इस वजह से थोड़ा-सा बिज़ी रह सकते हैं। तो हो सकता है कि कल थोड़ा-सा हम क्लास ना दे पाएँ, लेकिन परसों आप लोग की अगर क्लास हुई तो पूरा ये टेस्ट पेपर एक साथ कवर करा देंगे, नहीं तो कल भी क्लास हो जाएगी, परसों भी क्लास हो जाएगी, तो 50-50 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, ओके? कल विज़न की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराई जाएगी, 3 बजे आप लोग आकर के ज़रूर जॉइन करिएगा, ओके? चलिए दोस्तों, यहाँ लेक्चर आज यहाँ पर ही हम लोग ओवर करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं, कल मिलते हैं या फिर परसों मिलते हैं 3 बजे, ठीक है?